हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। आज मैं लाइट चैप्टर का पार्ट 1 करने जा रहा हूँ, जिसमें रिफ्लेक्शन पूरा हो जाएगा और पार्ट 2 और पार्ट 3 में रिफ्रैक्शन और लेंसेज कवर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से 3 पार्ट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पार्ट 1 में पहला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर समझें तो कोई भी लाइट अगर इंसिडेंट करे किसी भी सरफेस पे, या तो वो प्लेन सरफेस हो या वो डिफ्यूज सरफेस हो, वो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। कुछ अमाउंट ऑफ रे तो एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इस पे मैं नॉर्मल बनाऊं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्रीज टू द सरफेस, जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल से बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहता है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब अगर यही चीज़ अगर डिफ्यूज्ड में हो रही है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऐसा। अब यहाँ पे इसके दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से आते हैं। यहाँ पे दो मेन लॉज होते हैं। पहला लॉ है कि ऑल द थ्री रेज, दीज आर द थ्री रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। जाहिर सी बात है, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तभी रिफ्लेक्शन होगा। ये तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, हमें दिख भी रहा है। और सेकेंड लॉ स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। ये दो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। हम जो भी इमेजेस देखते हैं वो दो टाइप की होती हैं, या तो वर्चुअल होती हैं या रियल होती हैं। अब हमें इमेज दिखाई कैसे पड़ती है? वही फिनोमेना रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें कोई भी इमेज दिखाई पड़ती है। अगर दो रेज हमारी आंखों पे रियली मीट करती हैं तो हमें रियल इमेज दिखा देती है। वहाँ पे स्क्रीन पे रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर। जैसे कि एक प्लेन मिरर है, इसको मैं ऐसा नहीं बनाता हूँ। ये जो दो रेज पैरेलली आ रही हैं इन्फिनिटी से आती तो नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं, मान लीजिए सन से आ रही हैं तो इनको हम इन्फिनिटी से एज्यूम करते हैं। तो ये दो रेज आपस में रियली कहीं नहीं मीट कर रही हैं। ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो रही है, ये फ्यूचर में भी आगे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग मीट करेंगे, क्योंकि ये पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस कहीं भी मीट नहीं करती हैं। तो अगर हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो ऐसा तो है नहीं हमारे बगल में, जस्ट बगल में कोई आदमी हमें खड़ा हुआ दिखता है। हमें हमेशा इमेज हमें पीछे दिखाई देती है मिरर के। तो ये इसी वजह से होता है, हम इन रेस को प्रोजेक्ट बैक कर देते हैं, और ये जहाँ पे मीट करती हैं वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है। ये रेस जहाँ पे प्रोजेक्ट बैक करने के बाद मीट करती हैं वहाँ पे हमें इमेज दिखाई देती है। इस टाइप की इमेज जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बैक करना पड़े, या फिर जहाँ पे रेस रियली मीट ना करें, वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। और अगर हमें रियल इमेज जाननी है तो वहाँ पे दो रेस आपस में मिलती हैं। जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, मैं आगे भी बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर दो रेज हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रही हैं, ये इन्फिनिटी से आ रही है, ये आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे मीट कर रही है, रियली मीट कर रही है, मतलब एक्चुअली में मीट कर रही है। वहाँ पे हमने तो प्रोजेक्ट बैक करके मीट कराया था, लेकिन यहाँ पे अपने आप मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमें एक रियल इमेज दिखेगी जहाँ पे रेज रियली मीट कर रही होती हैं। ये दो टाइप की इमेजेस होती हैं। अब आगे प्लेन मिरर्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये रहा एक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्वल। देखिए आप कभी भी इमेज देखते हैं अपनी मिरर में, तो उस इमेज की साइज और आपकी साइज एकदम सेम ही रहती है। ये तो आपको पता ही होगा, ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट, द इमेज फॉर्म आर लेटरली इन्वर्टेड,
मतलब आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट होगा, इमेज का राइट होगा, और आप उसका राइट आपका लेफ्ट होगा। जैसे आप मिरर के फ्रंट में खड़े होके अपना लेफ्ट हैंड रेस करेंगे तो इमेज में आप देखेंगे कि वो राइट हैंड रेस कर रहा है, आप ही। हाँ, तो ये लेटरली इन्वर्जन होता है। द इमेज इज इरेक्टेड, मतलब आप सीधे खड़े होंगे तो आपको इमेज भी सीधी दिखाई देगी, ये नहीं कि आपका जूता ऊपर दिखाई दे रहा है। और द इमेज डिस्टेंस इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जैसे ये एक कोई भी इंसान है, ये प्लेन मिरर है, इसकी जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए एक्स है मिरर से, तो जो इमेज इसकी बनेगी उसका भी डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनेगी ना, क्योंकि हम ये रियली मीट नहीं कर रही हैं ये इमेजेस। तो बिहाइंड द मिरर जो बनेगी वो इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट खड़ा है इसके। जैसे ये एक्स है तो ये भी इतनी ही दूरी पे बनेगी, ठीक है। ये होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लेन मिरर की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स एंड द स्टेट एंड पार्ट्स। सपोज करिए एक कांच की बॉल है। अब इस बॉल में से अगर इसको मैं सही से बना देता हूँ, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं तो इससे दो टाइप के सरफेस निकलेंगे, एक तो ऐसा और एक ऐसा। ये सरफेस ये है और ये वाला ये बल्ज्ड आउट सरफेस है और ये केव टाइप का है। तो इससे दो टाइप के मिरर बनते हैं हमारे। एक होता है ये केव वाला कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका शेप केव टाइप का है। इसको हम लोग पीछे से पॉलिश कर देते हैं ताकि इस पे रिफ्लेक्शन ना हो, सिर्फ आगे वाले पे हो। ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। और दूसरी बात करें, अगर इस टाइप के बल्ज आउट जो उसमें से निकला था, उसमें हम अंदर की तरफ ये सिल्वर लाइन कोटिंग करते हैं ताकि अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन ना हो। ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। दो टाइप के हमारे मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। अब इनके पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर कि दोनों ही मिरर के एक जो ये सरकमफेरेंस है इसके एक मिड पॉइंट पे पोल होता है। इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। ये इमेजिनरी एक्सिस जो लाइन है ये पोल से क्रॉस करते हुए इस मिरर के पोल से क्रॉस करते हुए स्ट्रेटली जाती है। अब जो ये जिस फेयर से ये टूटा था उसका एक मिड पॉइंट रहा होगा, जिस रेडियस से वो पूरा सर्किल बना होगा। तो ये जो मिड पॉइंट होता है उसका ये सेंटर, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जाहिर सी बात है ये रेडियस ही होगी तभी तो बना होगा। तो ये रेडियस में जो मिड पॉइंट होता है रेडियस का उसको बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर ये मिड पॉइंट है इसका तो जाहिर सी बात है कि सी इक्वल टू 2f होगा, क्योंकि अगर ये एक्स है और ये एक्स है और ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। और ये अगर इसको f ले रहे हैं तो ये 2f ही तो होगा c, इस हिसाब से ये 2f हो जाता है। अब रियली मीट कराने के लिए अगर हमें रियल इमेज चाहिए इससे तो हमें सिर्फ दो रेज की ज़रूरत होती है। अब इसके साइन कन्वेंशन मैं आपको बताऊंगा और रे डायग्राम भी बताएंगे आगे। तो एक बार कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। पहले वो जो मैंने आपको दिखाया था कॉनकेव मिरर, उसका प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जो था उस पर फोकस लेफ्ट हैंड साइड होता है। लेकिन यहीं अगर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की तो उसका जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जैसे ये तो पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे होता है। ये हाँ, तो इन दोनों की बात हो गई पार्ट्स की। ये पोल होता है, ये होता है हमारा फोकल लेंथ, ये होता है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि रेडियस होती है इस स्फेयर की, जिस स्फेयर से इस पार्ट को काटा गया है। अब आगे हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे।
उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोई भी रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए मैक्सिमम 2 रेस ही काफ़ी हैं। अगर हम 2 रेस को रियली जैसे कोई भी इंटरसेक्शन कराने के लिए मैक्सिमम 2 लाइन्स ही ज़रूरी होती हैं। अगर एक इंटरसेक्शन हो गया तो हमारे रियल इमेज बन जाएगी। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ रूल्स आपको मैं बता देता हूँ पहले। कॉनकेव मिरर के रूल्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही अप्लाई होते हैं। वो कोई भी रे अगर पैरेलली आ रही है, मतलब इन्फिनिटी से कोई भी रे आती है तो पैरेलली होती है, एज्यूम करते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो फोकस से ही हमेशा पास करेगी। कोई भी रे जो कि पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से पास करेगी। तो ऐसे हम अगर कोई भी इमेज ऑब्टेन करना चाहें इन्फिनिटी से तो वो फोकस पे बनेगी। ये एक रे ये होती है ऑब्टेन करने के लिए। अगर ऐसे ही मैं दूसरा रूल बताऊं आपको, कोई भी इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो इसी पाथ को ट्रेस बैक कर लेती है, मतलब इसी से वापस चली जाती है, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। अगर यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ना ये इधर जाएगी ना ये इधर जाएगी, सीधा इसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे का पाथ और ये ही रिफ्लेक्टेड रे का पाथ। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं टेंजेंट से, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी 90 है और वो भी 0 है। तो एंगल ऑफ आपको पता ही एंगल ऑफ इक्वल इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 देन रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 0। then the reflected ray will also retrace the path on which the ray is coming. So that's what I'm saying. अब हम सारे रे डायग्राम्स की बात करते हैं, पहले कॉनकेव मिरर की। तो मैं आपको दो दो के ग्रुप में समझाऊंगा तो बहुत इजी हो जाएगा। हम दो ऑपोजिट केसेस को एक साथ लेके चलेंगे। अगर हमारी इमेज हमारी रेज पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से तो हमें पता है फोकस से पास करेंगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी। और वही अगर इसका उल्टी केस की बात करें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो हम यहाँ से भी रेज बैक को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे भेज सकते हैं। इसका रिवर्स केस भी कन्वर्स केस भी इक्वल होता है। जैसे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी, और वहीं अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इसका कन्वर्स, ये दो केसेस आपके तैयार हो गए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनिटी पे। ये दोनों, इसके 6 केसेस हैं, 2 केसेस ये हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब हम उसके आगे लाएंगे तो हम सी के थोड़ा पास लाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे था, अब पास आएगा तो बिहाइंड सी हो जाएगा। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज हमेशा बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। मैंने बताया था आपको दो रे काफ़ी हैं। जो हमने एक पैरेलल बनाई जो कि फोकस से पास किया, और हमने सी से एक क्रॉस की तो यहाँ पे आके इमेज ये ज्वाइन हो गई। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो हमारी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। और अगर हमारे वही इसी का रिवर्स केस में बताऊंगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी।
ये दो केसेस हो गए। पिछले वाले केसेस थे कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो फोकस पे बनेगी, अगर फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। यहाँ पे दो केसेस क्या थे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, और अगर बिटवीन सी एंड एफ पर रखा है तो बियॉन्ड सी बनेगी। ये हो गए। अब यहाँ पे हमारे 4 केसेस हो गए। अब हम अगला केस देखेंगे। ये सिंगल केस है क्योंकि इसमें दोनों पार्ट एक ही हो सकते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो एक इंटरेस्टिंग केस ये है सी का कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो हमारी इमेज भी सी पे ही बनेगी, इक्वल साइज और इक्वल डिस्टेंस। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, अगर किसी भी स्फेयर के कॉन्केव मिरर के, अगर आपका ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के सेंटर पे, रेडियस पे रखा है, मतलब सेंटर पे रखा है, तो इमेज भी आपकी वहीं पे बनेगी। ये केस हो गया। और आखिरी केस जो थोड़ा सा टेढ़ा है, आपने देखा कि जितने भी केस आपने पढ़े उसमें सब में रेस रियली मीट कर रही थी। तो इसका सीधा सा हमें ये मिल जाता है कि 5 जो केस हमने पढ़े वो सारे रियल इमेज के थे, और आपने देखा था सारे नीचे बन रहे थे, मतलब बिलो लाइन बन रहे थे, तो वो इन्वर्टेड थे। मतलब आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा और इमेज उसकी इन्वर्टेड बनी, नीचे बनी, तो वो इन्वर्ट हो गया, मतलब उल्टा हो गया। तो अभी तक के जितने, और ये याद रखिएगा जब भी अगर इमेज रियल है तो हमेशा वो इन्वर्टेड होगी ही होगी 100% केस में। अगर आपका इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है तो वो इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, मतलब सीधी। अब ये लास्ट केस जो है, हम सारे केस, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। एक मिनट में बना देता हूँ आपको अच्छे से समझ में। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे बनेगी, अगर फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। ये दो केसेस थे। अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, और बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी। अब सी की भी बात कर ली थी हमने। अब आगे बढ़ेंगे तो फोकस पे रखेंगे, फोकस वाला भी हमारा हो गया था, इन्फिनिटी बनेगी। अब आखिरी केस बनता है फोकस और पोल के बीच में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये आपको रेस क्या कहीं मीट करते हुए दिख रही हैं? ये तो पैरेलली जा रही है ना, तो ये आप फ्यूचर में कभी मीट नहीं करेंगी। इसलिए हम इन रेस को प्रोजेक्ट बैक करते हैं और हमें मिलती है एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ये आखिरी केस, बस इस केस में हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सारे केसेस में हमें रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। हम नेचर की बात कर लेते हैं सारी इमेजेस की। तो पहला केस पे था जैसे एट इन्फिनिटी, स्मॉल और डिमिनिश्ड। ऐसे आपको याद करने में डिफिकल्टी होगी तो मैं बताता हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, देखते जाइए, ध्यान से समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो एकदम डिमिनिश, बहुत ही स्मॉल इमेज बनेगी फोकस पे। देखिए, आप दूर ऑब्जेक्ट है तो छोटी इमेज बन रही है, जैसे जैसे इसको हम पास लाते जाएंगे ऑब्जेक्ट की इमेज की साइड बड़ी होती जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पे है तो डिमिनिश बनेगी, बहुत ही डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। अगर इसको हम और आगे लाएंगे बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे इमेज हमारी बनेगी डिमिनिश्ड और स्मॉल साइज। अगर हम सी पे लाएंगे तो इक्वल साइज की बनेगी। वैसे भी मैं बता चुका हूँ इक्वल साइज की इमेज सी पे ही बनेगी। अगर अब सी से आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे वेरी डिमिनिश इक्वल साइज, अब इक्वल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो यहाँ पे इनलार्ज इमेज बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इनलार्ज इमेज बनेगी। फोकस पे हाईली इनलार्ज, और बिटवीन फोकस एंड पोल मैग्नीफाइड इमेज, बहुत ही इनलार्ज इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल होगी। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पे है तो
बहुत ही डिमिनिश बनेगी, उसके आगे आई तो डिमिनिश, उसके आगे आई तो इक्वल साइज, और उसके आगे आई तो इनलार्ज होते होते बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सारे केसेस थे कॉनकेव मिरर के। अब कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। इसकी सबसे समझने की आसान ट्रिक ये है, ट्रिक क्या है, वो रियली ऐसा ही होता ही है कि इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन सकती है, और ये रियल इमेज कभी बनाता ही नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है जैसे इसका, हाँ इसका ये बात याद रखिएगा, इसका प्रिंसिपल फोकस इस तरफ होता है, क्योंकि ये कर्वेचर इसका इस साइड है, तो मतलब इसका सर्किल भी तो ऐसा ही रहा होगा, स्फेयर, तो इसका सेंटर भी इस तरफ ही रहा होगा, इस तरफ तो था नहीं, इसलिए इसका प्रिंसिपल फोकस, मेन फोकस इस तरफ है। अब यहाँ पे मैं इमेज बना के दिखाता हूँ। ये डाइवर्जिंग मिरर है, वो कन्वर्जिंग मिरर था, क्योंकि वो रेस को कन्वर्ज कर रहा था, ऐसा था, वो रेस को कन्वर्ज कर रहा था एक जगह पे, और यहाँ पे रेस डाइवर्ज होती हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि विच मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर, सो विल राइट दैट दिस मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ से रेस डाइवर्ज होंगी। एक मिनट में इसको फिर से लगाते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये यहाँ पे है, तो हमने इस पे पैरेलल लाइन मारी तो ये डाइवर्ज हो गया। ऑब्जेक्ट अभी इन्फिनिटी पे रहने देते हैं, एक और रे आई इन्फिनिटी से, तो ये डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, वो रेस कन्वर्ज करता था, ये डाइवर्ज करता है। अब ये रेस तो कहीं मिलने वाली नहीं है, ऐसे रियली तो कहीं नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ, तो इसको हम प्रोजेक्ट बैक करेंगे, और आपको पता ही है पैरेलल रेस हमेशा फोकस पे मिलती हैं, तो यहाँ पे फोकस पे मीट करेगी, तो इमेज हमारी प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, जो कि आप पहले भी सुन चुके हैं, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये बनाता है। अब इसका ये एक प्लस पॉइंट है कि आप कहीं पे भी इमेज रखेंगे, कहीं पे भी ये फोकस से आगे नहीं जाएगी, इमेज इसकी फोकस से आगे नहीं जाएगी। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखिए, रख के दिखाता हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है, एक ये रे बन गई, एक रे, एक मिनट, क्लियर डायग्राम must be drawn, no confusion should be left। हाँ, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई भी लाइन सी से पास करेगी तो वो रिट्रेस कर लेगी पाथ। अब यहाँ पे हम इमेज के उस साइड तो लेने जाएंगे, उस साइड तो इमेजिनरी लाइन बनेगी ना, तो इसलिए हम इसको यहीं रहने देते हैं और इसको रिट्रेस कर लेते हैं। ये इसका कमिंग पाथ था और ये इसका रिट्रेसिंग पाथ है। अब ये दोनों रेस आपस में कहीं नहीं मिलेंगी, ये मैंने इसको बहुत बड़ा बना दिया, एक मिनट, सॉरी, अगर इसको प्रोजेक्ट बैक करें तो ये कहीं यहाँ पे मिलनी है। मैंने इसको रफ हैंडली बनाया है, आप एक बार कॉपी पे बना के देखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट फोकस और पोल के हमेशा बीच में ही आएगी, इसकी इमेज पोल से फोकस से आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसकी इमेज का साइज़, इसका अगर इमेज का नेचर पूछे तो पहला तो हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधे लिख देना है, और इसमें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है,
तो VED से आप याद रख सकते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये इसका तरीका है याद करने का। यहाँ पे हमारे दोनों मिरर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर को हम यूजुअली शेविंग मिरर के लिए यूज़ कर सकते हैं या टॉर्चेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्चेस के लिए इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सारी लाइट बीम को एक जगह कन्वर्ज करेगा, तो हमारा प्रॉपरली विजिबल होंगी चीज़ें। और शेविंग मिरर में जाहिर सी बात है, क्योंकि वही एक इनलार्ज इमेज बनाता है, क्योंकि हमेशा ये वर्चुअल इमेज और इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है हमारा कॉन्वेक्स। तो इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें शेविंग के टाइम पे इनलार्ज इमेज की नीड होती है, तो हमेशा हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम साइन कन्वेंशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा एक ग्राफ है, मैं इसको सिर्फ बताने के लिए आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है, मतलब राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू सारी पॉजिटिव में होती है, तो हमारा यू की वैल्यू आप ये समझ लीजिए कि यू की वैल्यू, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को अपने मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको साइन जानना है तो एक्स एक्सेस से पता चलेगा। अगर हाइट के रिस्पेक्ट में जानना है, हाइट या नेगेटिव होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज, अगर नेगेटिव या पॉजिटिव चेक करनी है तो वाई एक्सेस पे चेक करेंगे। लेकिन अगर इमेज डिस्टेंस जैसे यू और वी या एफ है तो इसको हम एक्स एक्सेस पे चेक करेंगे, और अगर वाई एक्सेस पे हम हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। अगर हमारा हाइट ऐसे है, मतलब ऊपर की साइड वर्चुअल इमेज है, मतलब सीधी वर्चुअल इरेक्ट, तो हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है, तो मतलब इसका भी अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो हमारी इमेज की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। अगर हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मतलब नेगेटिव की साइड है, ये नीचे वाई एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ जाएगी। इसी हिसाब से अगर यू वी एफ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ चेक करनी हो, तो अगर जैसे हमारा ये नीचे में बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो था उसका प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव में है, तो इसका फोकस पॉजिटिव में होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव में रहेगा ही, और इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होती ही है, सो वो तो सबकी होती है। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, और वर्चुअल इरेक्ट हमेशा अपराइट होती है, तो ये भी यहाँ पे वी भी पॉजिटिव होगा। अब अगर यही बात हम कॉनकेव मिरर की करें, कॉनकेव मिरर में हमारा यू भी इस साइड होता है जो कि नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होती है एक्स एक्सिस पे, यू भी नेगेटिव होता है। वी जो हमारा बनता है वो मोस्टली केसेस में जहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, लास्ट केस छोड़ के हर तरफ हर बार हमारी रेस रियली मीट करती हैं इस तरफ। अब रियल इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव होगी ही। हर बार इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है तो v की वैल्यू हमेशा यहाँ नेगेटिव आनी है, तो यहाँ पे u भी नेगेटिव होगा मोस्टली केसेस में, v भी नेगेटिव होगा मोस्टली केसेस में, एक्सेप्ट द लास्ट केस बिकॉज उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और f भी यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है जो कि नेगेटिव एक्सिस पे है। ये हो गई साइन कन्वेंशन की बात। अब हमारा आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा सबसे यूज़फुल, इस पार्ट में सबसे मार्क्स देने वाला न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए काम आता है। हमारा मिरर फॉर्मूला ये होता है कि 1/फोकल लेंथ इज़ ऑलवेज इक्वल टू
1/v मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हमें कोई भी दो चीज़ें दी हैं तो हम उससे इक्वेशन वाइज सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से सॉल्व करके तीसरा वाला निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन की हमेशा ध्यान देनी होगी। अगर ये कहेगा कॉनकेव मिरर हैज़ फोकल लेंथ दिस एंड दैट, तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लेके चलना होगा। सपोज इट्स गिवन दैट द फोकल लेंथ इज 5, तो क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि आपको -5 लेना है, आपको खुद से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, ग्राफ की लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -5 आप लेंगे ऐसे। यू की हमेशा आप नेगेटिव ही लेंगे वैल्यू, क्योंकि यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। इमेज डिस्टेंस आपको अगर फोकस और पोल, हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर फोकल लेंथ मान लीजिए 5 दी है और ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है 4 पे, तो मतलब जाहिर सी बात है कि 5 डिस्टेंस, जैसे ये बता रहा हूँ मैं, अगर ये डिस्टेंस आपको 5 दी है, फोकल लेंथ 5, मतलब यहाँ से पोल से इसकी डिस्टेंस 5, ये सारी डिस्टेंस जो भी होती हैं फोकल लेंथ ये पोल से होती हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से। अगर आपको फोकल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर और आपको बोला है कि 4 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर पे, तो आपको हमेशा स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर फोकस से कम डिस्टेंस पे रखा है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज बनेगी मतलब वी की पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। आप अगर वी की वैल्यू निकाल लें तो इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो आपका आंसर सही हो सकता है। ये हो गई हमारी मिरर फॉर्मूले की बात। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, मैग्नीफिकेशन। अगर आपसे कभी भी नेचर पूछे इमेज का, नेचर जैसे नेचर मतलब जैसे इन लार्ज इमेज या फिर क्या बोलते हैं इरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड इमेज, इन सब चीज़ों पे हम नेचर डिस्कस करते हैं, इन सब के बेसिस पे हम नेचर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकालना ज़रूरी है। जैसे अगर हमारी इमेज इनलार्ज होगी तो हमारा मैग्नीफिकेशन हमेशा, अगर इनलार्ज केस में हमारा मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और अगर डिमिनिश्ड होगी, अगर इमेज की साइज डिमिनिश्ड होगी तो हम मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से कम आएगा। इसके लिए भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन इज -v/u। अगर मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हमें यहाँ पे जो हमारी इमेज डिस्टेंस और अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे और माइनस साइन के साथ, तो हमारा मैग्नीफिकेशन निकल के आ जाएगा। अगर मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। ये प्लस साइन हमारा इंडिकेट करता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज को। अगर वहीं पे नेगेटिव साइन है तो हमारा सीधे पता चल जाना चाहिए कि इमेज इन्वर्टेड है, क्योंकि इन्वर्टेड होगी तभी नीचे होगी। जैसे ये बना है और सी पे मान लीजिए, और इन्वर्टेड है तो नीचे बनेगी, तो जाहिर सी बात है कि वाई की नीचे वैल्यू डाउन द ग्राफ नेगेटिव होती हैं, तो इन्वर्टेड इमेज की हमेशा वैल्यूज़ नेगेटिव ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये होता है हमारा साइन कन्वेंशन। ये एक चीज़ और के इक्वल होती है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एनसीईआरटी में कभी h'/h लिखा रहता है, ये हाइट ऑफ इमेज होती है, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को डिवाइड। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, और पार्ट 2 में आपको रिफ्रैक्शन, और पार्ट 3 में लगभग आपको लेंसेज के सारे फॉर्मूले और पूरे रे डायग्राम्स समझा के चैप्टर ख़त्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस पेपर आपको लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू।